हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसी में आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये करंट लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, और इस पर हम देखने जा रहे हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, ऊपर से भी हम लोग देख रहे हैं तो ये इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है N2S की तरफ, इधर की तरफ है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कॉइल का, वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर राइट की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए, इस कॉइल को अगर हम थोड़ा सा घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो फ्रंट से जब हम देखेंगे इसको, यहाँ पर सामने से खड़े होकर के इसको हम देखेंगे, तो देखिए ऐसा डायग्राम कुछ दिखाई देगा। इस डायग्राम में देखो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से राइट डायरेक्शन में है। और इन दोनों के बीच में सपोज दैट ये एंगल थीटा का बन रहा है। तो देखिए, इस पर जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस पर टॉर्क लगता है, जिसकी वैल्यू होती है एम क्रॉस बी, जो आपको याद रखनी है। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम बी साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पर एम जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है कॉइल का, जिसकी वैल्यू एन आई ए के इक्वल होगी। ठीक है, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और थीटा जो है वो एम और बी के बीच का एंगल है। क्लियर? तो इतना टॉर्क लूप के ऊपर लगेगा, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये देखिए, एक सर्कुलर करंट लूप है। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो जैसे डाइपोल की हम फील्ड निकालते थे एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, ड्यू टू रिंग जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी, उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। यहाँ पर r को हम निग्लेक्ट कर देते हैं x के कंपैरिजन में। तो फॉर्मूला आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाला टर्म है, इसमें पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा कॉइल का, और आई से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। मतलब आई इंटू पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा एम के इक्वल। तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्सिस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हम एक रिंग को एक डाइपोल की तरह कंसीडर कर ले, तो उसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगी, जहां पर m जो है वो इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा? इसी तरीके से अगर मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड हम इस लूप के प्लेन में निकालते हैं, यहाँ ऊपर इस लूप के प्लेन में निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, तो देखो यही फॉर्मूला आ जाएगा बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स की। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड मिलती थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये फॉर्मूला रिलेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है कि उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो प्लस जेड के इक्वल हो जाएगी। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी से इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, जिससे ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो करंट बनेगी, उसकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू ई बाई टी। ई यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है, और टी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को 2 पाई आर अपॉन वी लिख सकते हैं। तो देखो, ये बन जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है कॉइल का, वो एम इज इक्वल टू आई ए होता है। तो आई करंट की वैल्यू ये आ गई, और ए पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ध्यान से देखिए ई वी आर बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ई वी आर बाई 2।
अब देखिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है EVR/2, इसमें अगर हम ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर MVR ये वाला जो टर्म है, ये MVR ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो EL/2m ये वैल्यू m के इक्वल हो जाएगी, और m में अगर एंगुलर मोमेंटम से हम डिवाइड कर दें तो ये रेशियो E/2m के इक्वल आ सकता है। तो देखो ये वाला जो रिलेशन हमको मिल रहा है, ये हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है और मान लीजिए वो रोटेट कर रही है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका रेशियो उस पर चार्ज अपॉन 2m के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जिसके ऊपर कॉइल्स लगी होती है। ठीक है, वाउंड रहती है इसके चारों तरफ कॉइल, और इस कॉइल के ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है जिसमें पॉइंटर कनेक्टेड होता है। और इस कॉइल को, ये पूरे सिस्टम को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देखिए जब इस गैल्वानोमीटर को हम करंट से कनेक्ट करेंगे या किसी सर्किट में लगाएंगे, इसमें करंट फ्लो करेगी, तो इन कॉइल्स में करंट फ्लो करेगी, तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएंगी। तो इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस कॉइल पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो टॉर्क लगता है वो मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा इस कॉइल के प्लेन के अलोंग रहती है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जो टॉर्क लगेगा कॉइल के ऊपर वो मैक्सिमम लगेगा, जिसकी वैल्यू एमबी के इक्वल हो जाएगी। एमबी को NIA भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा स्प्रिंग के टॉर्क को, क्योंकि ये जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, उससे ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगी। तो जब रोटेट करेगी तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो घूमेगा, और स्प्रिंग जब घूमेगा पॉइंटर को लेकर के, तो स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये एक कंडीशन ऐसी हमको मिलेगी जब मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो स्प्रिंग के टॉर्क को बैलेंस कर लेगा, तो उस कंडीशन में पॉइंटर वहां पर जाकर रुक जाएगा। अब पॉइंटर उस टाइम वो शो कर रहा होगा कि कितनी करंट उसके अंदर फ्लो कर रही है। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखिए यहाँ पर जो NIAB है वो K5 को बैलेंस कर लेगा, यानी कि स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है उसको बैलेंस कर लेगा। स्प्रिंग का टॉर्क मान लेते हैं K5 के इक्वल है। यहाँ पर K जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और फाई एंगल की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू आ जाएगी NAB अपॉन K टाइम्स आई। NAB अपॉन K ये कांस्टेंट रहेगा गैल्वानोमीटर के लिए। N उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया है कॉइल का, B मैग्नेटिक फील्ड है, और K टॉर्सनल कांस्टेंट। देखो ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी किसी भी गैल्वानोमीटर के लिए। तो जो एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, यानी कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही गैल्वानोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा बेटा मिड पे होता है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट जो हमेशा होता है वो मिड पे होता है, वो लेफ्ट में नहीं होता है, मिड पे होता है। वो इसलिए क्योंकि जो ये गैल्वानोमीटर है, इसको जब हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो करंट है कॉइल में वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कॉइल के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो टॉर्क भी उसी के अकॉर्डिंग लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्लॉकवाइज भी लग सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी लग सकता है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हम गैल्वानोमीटर बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो हमेशा मिड में रहता है जब न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है, यानी कि जीरो करंट वाली कंडीशन होती है, तो मिड में होता है। और फिर उसमें डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। तो ये लेफ्ट में भी करंट को शो करेगा, राइट में भी करंट को शो करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उसमें स्केल बने होते हैं। अब देखिए ये जो गैल्वानोमीटर है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते सर्किट में, इसलिए उसके दो रीजन है ये। एक तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है,
और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है वो माइक्रो एम्पियर करंट के लिए मिलता है, मतलब छोटी सी जो माइक्रो एम्पियर करंट होती है उसी में ये फुल डिफ्लेक्शन देने लगता है। तो हायर करंट के लिए इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दूसरा, फॉर मेजरिंग करंट गैल्वानोमीटर इन सीरीज सर्किट, इट विल चेंज द करंट इन द सर्किट बिकॉज इट हैज ए लार्ज रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर का लार्ज रेजिस्टेंस होता है, जब भी हम सर्किट में करंट मेजर करने के लिए इसको लगाएंगे तो वो सर्किट के रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ये बदल देगा, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा सर्किट में, तो करंट सर्किट की चेंज हो जाती है। तो इन दो चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि गैल्वानोमीटर को अगर आपको एमीटर बनाना है तो इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं। तो देखो, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो अब एमीटर की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो जी एस अपॉन जी प्लस एस के इक्वल हो जाएगा। और अगर जी वेरी वेरी ग्रेटर देन एस है, मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस अगर इस स्मॉल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो यही इफेक्टिव वैल्यू एस के ही इक्वल आ जाएगी, शंट के इक्वल। अब यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर वाला सर्किट है और एक ये नीचे वाला सर्किट है, ये आपस में पैरेलल में होंगे, ये और ये आपस में ऊपर नीचे पैरेलल में होंगे। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो देखो, शंट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई माइनस आई जी इंटू एस के इक्वल होगा, क्योंकि हमने माना आई की करंट आ रही है, आई जी गैल्वानोमीटर में चली जाती है और शंट में जाती है आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी इंटू एस, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ शंट के अक्रॉस, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वानोमीटर। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू है यही कहलाती है रेंज ऑफ एमीटर। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की होती है एंगल पर यूनिट करंट, फाई बाई आई। तो देखो, फाई बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इक्वल हो जाएगा। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए कॉइल का एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, के टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो एन देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कॉइल में बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो करंट सेंसिटिविटी हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके गैल्वानोमीटर में बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एज ए वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में लगा देंगे तो ये गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। और वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जी प्लस आर के इक्वल। और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वी, वो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर वी जो वैल्यू है यही कहलाती है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, जिस तरीके से करंट सेंसिटिविटी थी ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है गैल्वानोमीटर की। तो एंगल पर यूनिट वोल्टेज ये वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। तो देखो, ये एन ए बी अपॉन के टाइम्स आई अपॉन वी के इक्वल हो जाएगा। तो वी को अगर हम आई आर रख दें तो आई से आई कैंसिल, नीचे आर बचेगा। तो देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू एन ए बी अपॉन के आर के इक्वल हो जाती है। अब देखिए, जो करंट सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करती है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है उसमें। जैसे देखो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बाई आर की प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर रहे हैं ऊपर, तो रेजिस्टेंस भी नीचे डबल हो जाएगा बेटा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी उसकी, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज ही नहीं करता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं करेगी, वही रहेगी। समझ में आया बेटा?